मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन हमारे पास सम है उन सारी ऑब्जर्वेशंस और इम्प्रेशंस का जो एक साइकेट्रिस्ट जब अपने साइकेट्रिक पेशेंट का इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो रिकॉर्ड करता है या ऑब्जर्व करता है। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के इम्पॉर्टेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हैं जनरल। सबसे पहले आ जाता है जनरल डिस्क्रिप्शन। ओवरऑल व्यू हम देख लेते हैं कि जनरल डिस्क्रिप्शन में क्या होगा। हम उस बंदे को जनरली डिस्क्राइब करेंगे, उस बंदे के बारे में बताएंगे, फिर उस बंदे का मूड और उस मूड का जो इफेक्ट है उसकी बातों पे, मूड एंड इफेक्ट, वो हम चेक करेंगे कि मतलब उस बंदे का मूड कैसा है इस टाइम। उसके बाद हम स्पीच यानी कि उसकी बातों पे फोकस करेंगे, उसकी बातें किस तरह की हैं। फिर परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस हम उसकी नोट करने की कोशिश करेंगे कि इसकी परसेप्शंस में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। उसके बाद हम उसकी थॉट्स या थॉट प्रोसेस को एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे कि उसकी थॉट प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सेंसोरियम एंड कॉग्निशन। सेंसोरियम हमारे पास कहा जाता है उस ब्रेन पार्ट को जो सेंसरी स्टिमुलस रिसीव भी करता है और उसे प्रोसेस भी करता है। और कॉग्निशन कहा जाता है कि हम जो अपने थॉट प्रोसेस से नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हैं। उसके बाद हम उस बंदे की सेंसोरियम और कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं इन्हें चेक करेंगे। फिर हम उसका इम्पल्स कंट्रोल देखेंगे और उसके बाद जजमेंट एंड इंसाइट एबिलिटी देखेंगे। जनरल डिस्क्रिप्शन में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस के बाद देखते हैं बिहेवियर एंड साइकोमोटर एक्टिविटीज़, और उसके बाद हम देखते हैं उस पेशेंट का जो हमारे एग्जामिनर या साइकेट्रिस्ट के पास आया उसका एटीट्यूड कैसा है उस एग्जामिनर के साथ। अपीयरेंस में क्या आ जाता है, उस बंदे की बॉडी टाइप, उस बंदे का पोस्चर, क्लॉथिंग, ग्रूमिंग, उसके बाल, नाखून, वो बीमार दिख रहा है या फ्रेश दिख रहा है। इसके साथ साथ पॉइस्ड यानी कि बंदा ग्रेसफुल पर्सनैलिटी होल्डर है कि नहीं। ऑड लुकिंग यानी कि अजीबोगरीब लगना। ओल्ड लुकिंग अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा। यंग लुकिंग अपनी उम्र से कम दिखना। चाइल्ड लाइक मतलब उस बंदे का बिहेवियर ऐसा ही, अपीयरेंस ऐसी है, वो बच्चा बच्चा फील हो रहा है। बिजियर यानी कि स्ट्रेंज फील हो रहा है। अपीयरेंस में ये सब देखेंगे। उसके बाद हम उसका बिहेवियर और साइकोमोटर एक्टिविटीज देखेंगे जिसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। हम पेशेंट का मोटर बिहेवियर देखेंगे। मोटर बिहेवियर जैसे कि हम देखेंगे कि वो मैनरिज्म उसमें है कि नहीं, मतलब मैनर्स के साथ रहता है कि नहीं। इसका अंदाज़ा हम उसके बैठने के तरीके से, उसके उठने के तरीके से, उसके खाने के तरीके से या उसके पहनावे के तरीके से देख सकते हैं। जेस्चर्स हम उसके देखेंगे कि वो क्या इशारे कर रहा है। मतलब कुछ लोगों को आदत होती है नाखून चबाना, कंफ्यूज होकर अपनी उंगलियों के साथ खेलना। ये सब जो आता है हमारा, ये बिहेवियर और साइकोमोटर एक्टिविटीज में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। हम ये देखेंगे कि उस बंदे की पर्सनैलिटी में कौन सा फैक्टर है, फ्लेक्सिबिलिटी है या रिजिडिटी है। और ये भी देखेंगे कि वो बंदा हाइपर एक्टिविटी का शिकार तो नहीं है। हाइपर एक्टिविटी कहते हैं कि नॉर्मल एक्टिविटी से कहीं ज़्यादा स्पीडी एक्टिविटी हो उस बंदे में। उसके बाद एजिटेशन यानी कि एंग्जाइटी, स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, और कम्बेटिवनेस यानी कि वो लोग जो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार होते हैं। हम उस बंदे की तबीयत देखने की कोशिश करेंगे और उस बंदे के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों बिहेवियर्स पे फोकस करेंगे। एक्लोपेरेक्सिया हमारे पास यहाँ पे टर्म यूज हुई है जिसका मतलब ये है कि दूसरों की मूवमेंट से जो लोग बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, इरिटेट होते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो क्लासरूम में अपनी चेयर पे बैठे हुए होते हैं तो पीछे वाला बंदा अगर उनकी चेयर को हिलाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ऐसे लोग एग्लोपेरेक्सिया के पेशेंट्स होते हैं। इसके साथ अब हम उनका देखेंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड के उनका अपने जो एग्जामिनर है या साइकेट्रिस्ट है उसके साथ कैसा एटीट्यूड है। वो कोऑपरेट कर रहे हैं, फ्रेंडली हैं, या अटेंशन से उसकी बात सुन रहे हैं, उसकी जो भी वो नसीहत कर रहे हैं या थेरेपीज कर रहे हैं वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, फ्रैंक हैं या डिफेंसिव हैं, प्लेफुल हैं, गार्डेड हैं। मतलब हम उसका एटीट्यूड देखेंगे कि किस किस्म का है। जनरल डिस्क्रिप्शन के बाद हम देखेंगे उस बंदे का मूड एंड इफेक्ट। मूड क्या होता है? मूड हमारे पास एक लॉन्ग स्टेट, सस्टेन्ड स्टेट ऑफ इमोशन है जो दुनिया के मुतालिक हमारी परसेप्शंस जो हैं, जो दुनिया के मुतालिक हमारी सोच है उसे कलर करता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा मूड इस टाइम पे एंग्री है तो मैं किसी की छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो उस मूड ने क्या किया, मेरी परसेप्शन चेंज कर दिया। वहीं पे मेरा मूड अगर नॉर्मल है तो मैं वो गलती बर्दाश्त कर जाऊँ या शायद माफ कर दूँ। इसी तरह डिफरेंट मूड्स हो सकते हैं। हमने अपने पेशेंट का मूड जो है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है कि वो इस टाइम किस मूड में। डिप्रेस्ड है, डिस्पेयर्ड है यानी कि ना उम्मीद है, इरिटेबल है, हर चीज़ से तंग हो रहा है, एंग्शियस है, एंग्री है। एक्सपेंसिव टर्म हमारे पास यहाँ यूज हुई है। एक्सपेंसिव का मतलब है एक्स्ट्रा रिलैक्स्ड यानी बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, या फिर लिबाइल हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास ये है कि कैन इजीली बी अल्टर्ड यानी किसी भी टाइम उसका मूड चेंज हो जाता है, कभी खुश कभी उदास टाइप, मूड स्विंग्स। इसके बाद हम देखेंगे अफेक्ट। अफेक्ट क्या है? जो पेशेंट है उसकी इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस
यानी इन इमोशंस में वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, मतलब अगर मेरा मूड गुस्से वाला है तो भी मैं बाकी लोगों के साथ नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ कि नहीं, या मैं कॉन्स्ट्रिक्टेड खिंची खिंची रहनी शुरू कर दूंगी, ब्लंटेड रुकाव आ जाएगा, या फ्लैट मतलब बस कुछ भी नहीं, इग्नोर करना शुरू कर दूंगी। थर्ड फैक्टर जो हमने ऑब्जर्व करना है वो होगा स्पीच। हम फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ स्पीच देखेंगे, यानी कि उसकी बात का या उसकी जो बात है उसका फिजिकल कैरेक्टर क्या है। कुछ लोग होते हैं बात आधी पहले करते हैं आधी बात में, जिस तरह नॉर्मल है कि मैं खाने में बिरयानी खाऊंगी, हाँ बिरयानी खानी थी मैंने, नहीं मैंने खानी थी, मतलब इस बात के मैं डिफरेंट हिस्से करके अलग ऊपर नीचे बोलूंगी। तो इस किस्म के फिजिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो एबनॉर्मल हैं। मतलब जो हम बात कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर पूरा है, कंप्लीट है, परफेक्ट है कि नहीं। उसके बाद हम देखेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्पीच, यानी कि हमारी हम बात कर किस तरीके से रहे हैं, रुक रुक के कर रहे हैं, या हमारी बात में फ़र्क है, हमारी बात का स्ट्रक्चर सही नहीं है। और स्पीच में ये भी देखा जाएगा कि वो पेशेंट बातूनी है, ज़्यादा बातें कर रहा है या चुप रहता है, बहुत कम बोलता है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि उसकी बात सुन के ऐसा तो नहीं लगता कि वो प्रेशराइज्ड है या हेजिटेट कर रहा है या ड्रामा कर रहा है। डिफरेंट लोगों के बात करने के तरीके डिफरेंट होते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो स्पीच इम्पेयरमेंट तो नहीं है उसको, कि मतलब वो अपनी बातों को, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर्स को, इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट कर पा रहा है कि नहीं, वो अपनी बात ठीक से बता पा रहा है कि नहीं, मतलब इजीली कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस हमारे पास आ जाती हैं। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस में सबसे पहले आ जाता है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस यानी हमें वो चीज़ें दिखती या सुनाई देती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इल्यूजन्स, इल्यूजन्स यानी रियलिटी में जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो हमें वैसी ही नहीं बल्कि हम उसे डिफरेंट परसीव कर रहे हैं, जैसे कि मैं रस्सी को सांप समझ बैठूं। इसके अलावा हम डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन इस पेशेंट को हो रही होती है, ये सब हम नोट करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी में हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स या ये सब तो नहीं है। डीपर्सनलाइजेशन ये है कि हम किसी भी बंदे को डीपर्सोनिफाई कर दें, उस बंदे की जो पर्सनैलिटी है उसका बिल्कुल अपोजिट हम उसको परसीव करें। डीरियलाइजेशन यानी कि रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते और हम इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। और फॉर्मिकेशन हमारे पास आ जाता है। फॉर्मिकेशन ये कॉन्सेप्ट है कि बंदे को वहम हो रहा होता है कि मेरी बॉडी पे इंसेक्ट्स जो हैं वो क्रॉलिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम थॉट डिस्टर्बेंसेस उस बंदे की देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे थॉट प्रोसेस होता क्या है। थॉट प्रोसेस वो प्रोसेस होता है हमारे माइंड का जिसमें हम अपने आइडियाज़ को टुगेदर लाते हैं, यानी एक साथ लाते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे कि फ्लाइट आइडियाज़, मतलब एक साथ बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं। क्रिएटिव माइंड में भी ऐसा होता है, लेकिन एबनॉर्मल माइंड्स में भी ऐसा होता है। नॉर्मल से बियॉन्ड जो भी एक्टिविटी हो रही है वो एबनॉर्मल है। और रेसिंग थॉट्स, यानी कि कई दफ़ा ऐसा होता है हमारे जहन में एक साथ कई सारी सोचें चल रही होती हैं, या माइंड ब्लॉकेज, मतलब कुछ चल नहीं रहा होता, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। सर्कमस्टेंशियलिटी, मतलब कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे माइंड में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स बस एकदम से क्लिक कर जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटेंट्स ऑफ थॉट्स, यानी कि साइकेट्रिक पेशेंट्स के जो थॉट्स हैं उनके कंटेंट्स क्या हो सकते हैं। डिल्यूजन्स हो सकती हैं, फॉल्स बिलीव्स, यानी कि वो चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करी हम वो समझे, वो उस बात पे यकीन करें। जैसे कि इरोटिक हमारे पास डिल्यूजन्स आ जाती हैं, उसमें यह है कि हर बंदा मुझे को पसंद करता है, तो ये डिल्यूजन होती है, उस बंदे का अपना वहम होता है, ये सच नहीं होता। ऑब्सेशंस वो चीज़ें जिनसे बंदा ऑब्सेस्ड होता है, जिनके बगैर रह नहीं सकता, उसकी इंटरनल डिज़ायर होती है, एक अर्ज होती है कि हाँ ये करना ही करना है। फोबिया मतलब किसी चीज़ का फियर, किसी चीज़ के सामने आ जाने से डरना, उसको अवॉइड करना। कंपल्जन वो जो हम किसी थॉट या मेमोरी को सप्रेस करने के लिए कर रहे होते हैं। जैसे मुझे ऑब्सेशन हो गई क्लीनलीनेस की, मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, मुझे हर मामले में सफाई चाहिए, तो मैं उसे मजबूरन उसको सप्रेस करने के लिए क्या करूँगी, हर चीज़ को और ऑर्गेनाइज करूँगी, क्लीन करूँगी। और इसके साथ साथ सुसाइडल आइडियाज़ वगैरह ये भी आ जाते हैं हमारे पास थॉट डिस्टर्बेंसेस में। डिल्यूजन्स जैसे कि मैंने पहले बताया फॉल्स बिलीव्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पैरानॉइड, ग्रैंडियोस, जेलस, सोमैटिक और इरोटिक। इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं और टाइप्स की बेसिस क्या है, किसी में बंदे को वहम हो जाता है कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, सारी पावर्स मेरे पास हैं। कुछ में बंदा जेलस होता है कि जो उसका लव्ड वन है वो उसको चीट कर जाएगा या कोई उसको ले जाएगा। और कुछ में ये होता है कि उसको लगता है कि सारी दुनिया उसी से प्यार करती है। नेक्स्ट स्टेप मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में हम एक साइकेट्रिक पेशेंट के जो अप्लाई करेंगे वो होगा सेंसोरियम एंड कॉग्निशन। सेंसोरियम हमारे पास बेसिकली ब्रेन के उन पार्ट्स को कहा जाता है कि जहाँ पे सेंसरी स्टिमुलस आते हैं, वो प्रोसेस होते हैं और उसके बाद वो इंटरप्रेट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं। और कॉग्निशन कहा जाता है एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू योर थॉट प्रोसेस। तो हम बेसिकली थॉट प्रोसेस और सेंसेस को देखेंगे।
सबसे पहले इसमें हम असेस करते हैं कि हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारी इंटेलिजेंस नॉर्मल है कि नहीं है, ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है कि वो इंसाइट और जजमेंट के लेवल को मेंटेन कर सके। उसके बाद हम ये देखते हैं अलर्टनेस एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि ये बंदा कितने परसेंट अलर्ट है, नॉर्मल अलर्ट है या इसकी कॉन्शियसनेस ज़्यादा है। उसके बाद हम देखेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि उसका बेसिक एटीट्यूड देखेंगे, बेसिक एटीट्यूड किस किस्म का है। मेमोरी उस बंदे की देखेंगे कि मेमोरी इम्पेयरमेंट का शिकार तो नहीं है, कि मेमोरी लॉस तो नहीं होती इसकी, या एक्सेसिव बातें तो उसे याद नहीं रहती। मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है ना, बंदे का आईक्यू नॉर्मल से भी ज़्यादा होता है या बंदे की मेमोरी नॉर्मल से भी ज़्यादा हो रही होती है। तो उसके बाद है कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। हम उस बंदे की कंसंट्रेशन टेस्ट करेंगे डिफरेंट टेस्ट की हेल्प से कि वो बंदा एक चीज़ पे कंसंट्रेट अच्छे से कर सकता है, नॉर्मल कर सकता है कि नहीं। उसकी कैपेसिटी देखेंगे कि वो लिख सकता है, पढ़ सकता है कि नहीं। उसकी विजुअल स्पेशल एबिलिटी देखेंगे। विजुअल स्पेशल एबिलिटी यानी कि विजुअल वो चीज़ों को देख के किस तरह परसीव करते हैं, उसी चीज़ें दिखाएंगे और देखेंगे कि वो राइट परसीव कर रहा है कि गलत। उसके बाद उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखेंगे, यानी कि वो जो हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, वो हम सोच रहे होते हैं, किस तरह सोच रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, हम अगर अपने कोई आसपास जिन भूत को अगर सोच रहे हैं तो वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम बस सोच रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस, यानी कि इस बंदे को मजीद से मजीद मालूमात लेने का शौक है कि नहीं। इम्पल्स कंट्रोल हमारे पास आ जाते हैं। इम्पल्स कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि पेशेंट इस बात से अवेयर है कि वो सोशली किस बिहेवियर को शो कर रहा है, लोगों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो किसी डिसऑर्डर का शिकार है कि नहीं। मतलब अब उसका बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, इस बारे में उसे अंदाज़ा है। और उसके बाद ये पेशेंट के पोटेंशियल डेंजर को मेजर किया जाता है, यानी कि पोटेंशियल सोसाइटी को, सोसाइटी में मौजूद लोगों को और ख़ुद को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें इंसान खुद को नुकसान पहुंचाता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जजमेंट एंड इंसाइट। जजमेंट हमारे पास पेशेंट की कैपेबिलिटी है कि वो सोसाइटी को किस तरह से जज कर रहा है। सोशल जजमेंट उसकी क्या है, मिसाल के तौर पे इमेजिनरी सिचुएशंस वो खुद से इमेजिन कर लेते हैं, हाँ ये लोग तो दकियानूसी हैं, ये हैं, वो हैं। मतलब जज किस तरह कर रहे हैं, हम ये देखेंगे वो किस तरह जज करते हैं, रियलिटी क्या है और वो जज किस तरह कर रहे हैं, नॉर्मल जज कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद इंसाइट। इंसाइट ये डिग्री है कि पेशेंट अपने मसले से अवेयर है कि नहीं, वो अवेयर है कि वो किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। जैसे कि इंसाइट हमारे पास कहते हैं कि अवेयरनेस ऑफ पेशेंट या डिग्री ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर इल, कि वो समझें कि वो बीमार हैं, तो वो डिग्री कितनी है। अब इस डिग्री, ये इंसाइट, इसकी डिफरेंट डिग्रीज हैं या डिफरेंट लेवल्स हैं। सबसे पहले तो कंप्लीट डिनाइल ऑफ इलनेस, यानी कि वो बिल्कुल झुठला रहा होता है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद आ जाता है स्लाइट अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक, जिसमें इंसान को थोड़ा बहुत पता होता है कि मैं बीमार हूँ, उसे मदद की भी ज़रूरत होती है, उसे ये भी पता है मुझे मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो अंदर ही अंदर मना कर रहा होता है, नहीं है रहा कोई बात नहीं। उसके बाद आता है कि अवेयरनेस होती है लेकिन उसके लिए हम किसी और को ब्लेम कर लें, जैसे कि हम, मुझे पता है मैं मेंटली इल हूँ लेकिन मैं कहूँ मुझ पे तावीज़ गंडे हुए हैं। उसके बाद अवेयरनेस डेट इलनेस इज ड्यू टू समथिंग अननोन इन पेशेंट, मैं समझूं कि मतलब बीमारी इंसान समझ रहा है लेकिन उसका रीज़न बंदे को नहीं पता। फिर आ जाता है इंटेलेक्चुअल इंसाइट। इंटेलेक्चुअल इंसाइट ये होता है कि मतलब अपनी इंटेलिजेंस से हम उस अपने डिसऑर्डर को रिकग्नाइज भी कर रहे हैं और अपने बिहेवियर को खुद ही ठीक भी कर लेते हैं एफर्टलेसली। और ट्रू इमोशनल इंसाइट। ट्रू इमोशनल इंसाइट क्या है कि हम डिटर्मिन्ड हैं, हमने इस बात को जान लिया है कि हम बीमार हैं मेंटली, और फिर उसे डेडिकेटेडली डिटर्मिन्ड होके हम अपने उस बिहेवियर को या अपनी उस डिजीज को दूर करने की कोशिश करें। लास्ट में हमारे पास आ जाती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हमारे पास एक गेस है, एक एस्टीमेट है, एक अंदाज़ा है जो साइकेट्रिस्ट लगाते हैं पेशेंट के इंप्रेशन से कि वो उनसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या उसने बातें बदल कर की हैं।